हेलो एवरीवन। आई एम विपिन फ्रॉम ESIC दिल्ली। तो आज का जो अपना सेशन रहेगा वो टारगेट रहेगा आपके अपकमिंग एग्जाम RRB का जो एग्ज़ाम आपके नियर बाई है उसको लेके आप अपना ये सेशन रहने वाला है, जहाँ पे हम कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को डील करेंगे जो हमारी ओर से हाई यील्ड टॉपिक रहेंगे, जो कि RRB के अंदर आपको जो है पूछे जा सकते हैं या फिर जो है पूछने योग्य हैं। ठीक है, उन सब MCQs को हम यहाँ पे डील करेंगे, जहाँ पे हम कुछ टॉपिक के डिस्कशन भी हम रखेंगे, साथ साथ में MCQ के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक रहेगा उसको हम थोड़ा बहुत यहाँ पे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQ आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, सेशन रहने वाला है, तो आपको कंप्लीट आपको जो है सेशन टिल द एंड आपको देखना है। इसी के साथ ही अपनी जो टेस्ट सीरीज है उनसे रिगार्डिंग भी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे वीडियो में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो इसी के साथ ही शुरू करते हैं आज का अपना सेशन बिना किसी देरी के। MCQ है अपना, A 45-year-old male is brought to the emergency department with severe alcohol intoxication. He is confused, agitated, and has a strong odor of alcohol on his breath. What is the priority nursing action in managing this client? तो priority nursing action क्या रहेगा इस client को मैनेज करने के लिए? Administer disulfiram to deter further alcohol consumption. Assess vital sign and manage potential respiratory depression. Initiate motivational interviewing to address his drinking problem. Provide a quiet, dark and room to allow him to sleep off the effect. क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए, तो यहाँ पे जो प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी आपको जो है एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की सीवियरिटी से पेशेंट को ट्रीट करना। ठीक है, या फिर मैं कहूँ पेशेंट को जो फिजियोलॉजिकली स्टेबलाइज करना अपने यहाँ पे क्या रहेगी, प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि पेशेंट में क्या हो रहा है, सीवियर एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का यहाँ पे कंडीशन आपको शो हो रही है। ठीक है, तो जब आप यहाँ पे पेशेंट में हमें क्या करना है, असेस करना है पेशेंट में सबसे पहले तो वाइटल साइंस को आपको यहाँ पे असेस करना है। वाइटल साइन को हम असेस करेंगे जिससे आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी भाई लाइफ जो है कितनी लाइफ पे थ्रेटनिंग बन चुकी है। ठीक है, या फिर कितनी लाइफ को थ्रेटनिंग कंडीशन यहाँ पे बनी हुई है। ठीक है, या फिर हम उसको कैसे आगे फर्दर मैनेज करें। इसके अलावा और क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन के केस यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, कार्डियक अरिथमिया आ सकता है, ब्लड प्रेशर की इंस्टेबिलिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो इन सब की वजह से हमें क्या करना है, वाइटल साइन को असेस करना है, दूसरा मैनेज करना है जो भी पोटेंशियल इफेक्ट हो इस इंटॉक्सिकेशन के, वो सब आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम्स हो सकते हैं एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के। सो एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के अंदर देखो पेशेंट में एक्साइटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है, यूफोरिया देखने को मिल सकता है, डिस्फोरिया देखने को मिल सकता है, कन्फ्यूजन उसको देखने को मिल सकता है, स्टूपर की वो कंडीशन शो कर सकता है, मेमोरी डिफिसिट हो सकता है, कोमा में जा सकता है। कोमा में क्यों जाएगा, ड्यू टू रेस्पिरेटरी डिप्रेशन की वजह से पेशेंट किस में जा सकता है, कोमा के अंदर भी जो है पेशेंट जा सकता है, और कोमा के जाने की वजह से उसका फर्दर फिर क्या हो सकता है, पेशेंट की डेथ भी यहाँ पे हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एयरवे को स्टेबलाइज करना है। ठीक है, एयरवे स्टेबलाइजेशन करोगे आप यहाँ पे। इसके अलावा एस्पिरेशन से प्रिवेंट करोगे, लेफ्ट लेटरल पोजीशन आप यहाँ पे दे सकते हो। फ्लूइड फ्लूइड थेरेपी देनी है, इलेक्ट्रोलाइट ग्लूकोज। इसके अलावा एल्कोहल चल रहा है तो थियामिन डिफिशिएंसी उसके अंदर हो रही हो तो थियामिन दोगे। पेशेंट्स को सेडेशन आप यहाँ पे प्रोवाइड करोगे। ठीक है, मेथोडोक्सामाइन आप यहाँ पे पेशेंट को ड्रग दे सकते हो। तो मतलब बहुत सारी कंडीशन है जिनको जिनको हम यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाई नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा फॉर एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के केस में। क्वेश्चन बन सकता है आपका, नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेबलाइज करना है पेशेंट को। ठीक है, स्टेबलाइज एंड असेसमेंट ये दोनों साथ ही होंगे। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को आपको यहाँ पे क्या करना है, असेस करना है, साथ में पेशेंट को स्टेबलाइज करना है। नेक्स्ट क्या करना है, मॉनिटर करना है वाइटल साइंस। एंड
लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, दूसरा और क्या करना है, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को आपको असेस करनी है। नेक्स्ट, पेशेंट को जो है एक सेफ एनवायरनमेंट पहुंचाना है, सेफ्टी का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, और आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ठीक है, सीजर प्रिकॉशन पे रखना है पेशेंट को। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, पेशेंट को जो है रीओरिएंट करेंगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशंस है जब एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन का कोई केस आपके सामने आए, तो फिर जो है अपने को इस प्रकार से मैनेज करना है। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient is admitted with carbon monoxide poisoning after being found unconscious in a car with the engine running. The pulse oximeter read 99%. How should the nurse interpret दिस कंडीशन, ठीक है। तो नर्स जो है इस कंडीशन को किस तरीके से इंटरप्रेट करेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग के साथ में पेशेंट एडमिट हुआ है, पेशेंट कैसा अनकॉन्शियस है, कार का इंजन जो है वो ऑन था, तो पल्स ऑक्सीमीटर पे हमने रीडिंग देखी, वहाँ पे वो रीडिंग कितनी थी, 99%। हाउ शुड द नर्स इंटरप्रेट दिस फाइंडिंग, नर्स इस फाइंडिंग को किस तरीके से समझेगी। द पेशेंट टिश्यू ऑक्सीजनेशन इज एडिक्वेट, दिस रीडिंग इज लाइकली इनएक्यूरेट एंड falsely high. The patient has compensated for the hypoxia. The carbon monoxide has been effectively eliminated. क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। पल्स ऑक्सीमीटर पे रीडिंग कितनी थी, 99% है। तो देखिए, जो स्टैंडर्ड पल्स ऑक्सीमीटर जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, वो जो है प्रॉपर तरीके से डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन को और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को। इसकी वजह से ये जो आपको यहाँ पे रीडिंग मिल रही है, ये रीडिंग कैसी है, दिस रीडिंग इज लाइकली इनएक्यूरेट एंड फाल्सली हाई रीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड जो पल्स ऑक्सीमीटर है वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, ओके, जिसकी वजह से आपको फाल्स हाई रीडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। किसको डिफरेंस नहीं कर सकता, तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन को और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को, ठीक है। ऑक्सीजन बाउंड हीमोग्लोबिन और सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड बाउंड हीमोग्लोबिन को। पैथोफिजियोलॉजी क्या है, तो देखो जो सीओ जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो क्या करती है, बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ में, ठीक है। सीओ बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ में, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डिक्रीज होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। जिसको क्या देखने को मिलेगा आपको, टिश्यू हाइपोक्सिया देखने को मिलेगा आपको। पल्स ऑक्सीमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर जो है मिस इंटरप्ट करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन को और ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, जिसकी वजह से वो आपको या तो नॉर्मल रीडिंग देगा या फिर हाई सैचुरेशन आपको यहाँ पे बताएगा, रेदर सीवियर टिश्यू डेप्रिवेशन या फिर सीवियर टिश्यू हाइपोक्सिया, ठीक है। तो क्लिनिकल इंफेक्शन आपका यहाँ पे क्या पड़ेगा, पल्स ऑक्सीमीटर की रीडिंग के बेसिस पे हमें यहाँ पे जज नहीं करना है, हमें क्या करना है, आर्टीरियल ब्लड गैस आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। आर्टीरियल ब्लड गैस यहाँ पे जो करेगा वो क्या करेगा, एक्यूरेट करेगा डायग्नोसिस को। सो nurse should go for nurse should go for arterial blood gas sampling for confirmation. राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, a nurse is providing dietary education to a patient recovering from major surgery. The nurse emphasizes consuming foods rich in vitamin C due to its essential role in physiological process. Calcium absorption and bone mineralization, wound coagulation, collagen synthesis and wound healing, रेड सेल फॉर्मेशन। नर्स प्रोवाइड करती है एक डाइटरी एजुकेशन एक पेशेंट को जो कि रिकवर होता है किससे, मेजर सर्जरी उसमें हुआ है। नर्स एम्फोसाइज कंज्यूमिंग फूड रिच इन विटामिन सी, नर्स ये बताती है कि आपको जो है विटामिन सी रिच फूड को क्या करना है, कंज्यूम करना है। टू इट्स एसेंशियल रोल इन फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो उससे क्या, इसकी कौन सी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर उसका विटामिन सी का एसेंशियल रोल होगा, ये आपसे पूछा गया है। कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बोन मिनरल्स में, बोन कोगुलेशन में, कोलेजन सिंथेसिस एंड वुंड हीलिंग में, या फिर रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन में।
क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर? तो देखो विटामिन सी जो होता है वो क्रूशियल होता है हाइड्रोक्सिलेशन के लिए, ठीक है? और हाइड्रोक्सिलेशन किसका? प्रोलिन और लाइसिन का, ठीक है? ये दोनों अमाइनो एसिड होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं एक स्टेबल कोलेजन फाइबर को बनाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे लिख सकते हैं विटामिन सी इम्पोर्टेंट फॉर हाइड्रोक्सिलेशन। किसके हाइड्रोक्सिलेशन में हेल्प करता है ये? सो प्रोलिन एंड लाइसिन, ये दोनों क्या होते हैं? एक एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, ठीक है? और ये किसका फॉर्म करते हैं? एक स्टेबल कोलेजन का फॉर्मेशन करते हैं। सो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। कोलेजन सिंथेसिस एंड वुंड हीलिंग प्रोसेस में क्या करता है? काम करता है। सो कोलेजन क्या है? कोलेजन एक प्रकार का प्राइमरी प्रोटीन है इसका कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, जिससे वो इस वुंड हीलिंग की प्रोसेस में क्या करता है? वो हेल्प करता है, ठीक है? सो पोस्ट सर्जरी बॉडी में डिमांड होती है विटामिन सी को इंक्रीज करने की, ताकि टिश्यू को क्या कर सके? रिपेयर किया जा सके, ठीक है? तो ये क्या होता है? विटामिन सी क्या काम करता है? एज ए को फैक्टर की तरह काम करता है, एंजाइम के को फैक्टर की तरह काम करता है, जो कि कोलेजन फाइबर्स को बिल्ड करने में और उनको स्ट्रेंथन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है? तो देखो अलग-अलग विटामिन्स के क्या-क्या रोल होते हैं आपकी बॉडी के ऊपर। जैसे ये एमसीक्यू पूछा गया है, हो सकता है ऐसा कुछ सिमिलर एमसीक्यू आपसे फर्दर एग्जाम में पूछा जाए। तो विटामिन सी के बारे में हमने लिख लिया है, समझ लिया है, तो इसके अलावा कौन सा होता है? विटामिन डी। विटामिन डी क्या करता है? विटामिन डी करता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हेल्प, प्लस बोन हेल्थ में। नेक्स्ट देखिए विटामिन के। विटामिन के हेल्प करता है ब्लीडिंग को रोकने में या फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सिंथेसिस के अंदर। लास्ट आपका बचता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ये हेल्प करते हैं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर। इसके अलावा आरबीसी फॉर्मेशन में एंड ब्रेन को हेल्दी रखने में, ठीक है? तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी जो है अपना, वो अपना करेक्ट आंसर रहेगा। कोलेजन सिंथेसिस एंड वुंड हीलिंग प्रोसेस में काफी अच्छे हेल्पफुल रहते हैं ये। नेक्स्ट एमसीक्यू। When providing direct care to a patient with active laryngeal tuberculosis, what what specific personal protective equipment must be nurse wear? तो देखिए नर्स यहाँ पे क्या कर रही है? केयर प्रोवाइड कर रही है एक पेशेंट को जिसमें क्या है? एक्टिव लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस है। तो कौन सा स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यहाँ पे नर्स जो है काम में लेगी? ए सर्जिकल मास्क एंड ग्लोव, ए गाउन, ग्लोव एंड ए फेस शील्ड, ए N95 रेस्पिरेशन, डबल ग्लोव एंड वाटरप्रूफ गाउन। तो जब प्रोवाइड कर रही है पेशेंट की केयर, पेशेंट को क्या है? एक्टिव लेरेंजियल ट्यूबरकुलोसिस है, तो नर्स यहाँ पे जो है कौन सा स्पेसिफिक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की काम में लेगी जब वो केयर प्रोवाइड करेगी? तो देखो लेरेंजियल या फिर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लेरेंजियल और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, ये दोनों ही यहाँ पे ट्रांसमिट होते हैं, आप सबको पता है, एयरबोर्न रूट से, ठीक है? दोनों ही ट्रांसमिट होते हैं किससे? एयरबोर्न रूट से। तो हमें यहाँ पे जो स्टैंडर्ड सर्जिकल मास्क जो होता है वो यहाँ पे सफिशिएंट नहीं होता है, जो कि फ़िल्टर कर सके स्मॉलर जो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई है उनको, ठीक है? तो इनमें ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में क्या रहता है? एम माइक्रो जो ट्यूबरकुलोसिस का जो माइक्रोबैक्टीरियम है वो यहाँ पे प्रेजेंट रहता है ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में, जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क है वो यहाँ पे वो प्रिवेंट नहीं करेगा। तो बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा? N95।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो N95 जो है वो स्पेशली डिजाइंड होता है, स्पेशली वो क्या करता है, फिल्टर करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, फिल्टर करता है 95% ऑफ बैक्टीरिया को। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए अपना यहाँ पे ये जो टॉपिक बना है आपका वो बना है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट फॉर डिफरेंट आइसोलेशन प्रिकॉशन, डिफरेंट आइसोलेशन प्रिकॉशंस। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिकॉशन काम में लेते हैं, वो है स्टैंडर्ड प्रिकॉशन। तो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन में हम क्या रिक्वायर्ड पीपीई है आपका यहाँ पे, ग्लोव्स। ठीक है, सो ग्लोव्स का हम यहाँ पे काम में लेते हैं स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस के। जब हम बात करते हैं तो ये आपको प्रोटेक्ट करता है ऑल टाइप ऑफ बॉडी फ्लूइड से। ठीक है, कोई नॉन इंटेक्ट स्किन के ऊपर आप टच कर रहे हो उसके उससे भी आपको क्या करके प्रोटेक्ट करेगा, म्यूकस मेम्ब्रेन से भी आपको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। सेकंड वन इज कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन रखना है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक तो आपको गाउन पहनना है, सेकंड आपको क्या करना है, ग्लोव्स पहनने होते हैं। थर्ड जो प्रिकॉशन है वो है आपका ड्रॉपलेट। और ड्रॉपलेट में हम क्या करते हैं, सर्जिकल मास्क को काम में लेते हैं। फोर्थ वन जो है एयरबोर्न। और एयरबोर्न में क्या काम में लेना पड़ेगा, N95 रेस्पिरेटर। ये जो है हमें यहाँ पे काम में लेना होगा, जो कि स्मॉल एरोलाइज्ड जो पार्टिकल्स होते हैं उनको ये जो है उनसे आपको क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। राइट आंसर क्या रहेगा अपना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। A community health nurse is educating a group of workers which occupation is associated with the highest risk of lead poisoning exposure। ठीक है, तो हाईएस्ट रिस्क कौन से कम्युनिटी वर्कर्स को है जो लेड पॉइजनिंग एक्सपोजर में हो। ठीक है, जिनको लेड पॉइजनिंग एक्सपोजर अगर हो सकता है तो उनमें जो है हाईएस्ट रिस्क किसको रहेगी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले को, रेडिएटर रिपेयर वाले को, फार्मिंग वाले को, या फिर टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग को। हाईएस्ट रिस्क किसको है, लेड पॉइजनिंग एक्सपोजर को। तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा, रेडिएटर रिपेयर वाले को। ठीक है, तो देखो इसका रेशनल क्या है, इसका रेशनल ये है कि ऐसा ऑक्यूपेशन जो क्या करता है, बैटरी रिपेयर करता है, रेडिएटर रिपेयर करता है, ठीक है, पेंटिंग का काम करता है या फिर प्रिंटिंग का काम करता है, वो डायरेक्ट हैंडल करता है किसको, लेड पॉइजनिंग को, या फिर डायरेक्ट हैंडल करता है वो लेड को। ठीक है, तो वो क्या करता है फिर, एक या तो हैंडल करता है या फिर इनहेल कर सकता है वो लेड को, जिससे उसको यहाँ पे फर्दर क्या होगा, पॉइजनिंग की रिस्क यहाँ पे जो है बढ़ जाएगी। बाकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फार्मिंग, टेक्सटाइल जो है यहाँ पे टिपिकली डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होता है इन कंपेरेटिवली टू रेडिएटर रिपेयर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन क्या रहेगा फॉर द ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, नर्सिंग इंटरवेंशन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको रिड्यूस करने के लिए हम काम में ले सकते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन को। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे, एजुकेट करेंगे वर्कर्स को। ठीक है, एजुकेट करेंगे हम किसको, वर्कर्स को। ठीक है, क्या एजुकेट करना है कि आप क्या काम में ले सकते हो, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को आप यहाँ पे काम में ले सकते हो, प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रॉपर हैंड हाइजीन का आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। फर्स्ट वन थिंग, सेकेंड वन थिंग, सेकेंडरी प्रिवेंशन। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आप यहाँ पे क्या करोगे, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करोगे, ठीक है, रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का ध्यान रखना है। ठीक है, रेगुलर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो भी हाई रिस्क वर्कर्स हैं उनको कहना है कि आपको रेगुलरली आपको यहाँ पे चेकअप करवाते रहना है, अगर कुछ प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है तो हमें फर्दर उसका ट्रीटमेंट लेना है। नेक्स्ट वन इज टर्सरी प्रिवेंशन।
पैसिव प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि एंश्योर करेंगे जो भी अफेक्टेड वर्कर है, ठीक है, वो प्रॉपर से जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट काम में लिया जाएगा, तो चिलेशन थेरेपी। ठीक है, ये थेरेपी जो है वो आराम से जो है कंप्लीट करे, अपनी थेरेपी कंप्लीट करे, और जो सोर्स ऑफ एक्सपोजर है उससे वो अभी तक रिमूव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है, ताकि फर्दर उसको हार्म नहीं करे। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे टर्सरी प्रिवेंशन में आपको ध्यान देनी है, अगर वो जो है अफेक्ट हो जाता है उससे तो। ठीक है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। नेक्स्ट आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन बट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आरआरबी स्पेशल 50 मॉडल टेस्ट प्लान जो है अपने ऑफिशियल ऐप पे जो है लॉन्च कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है जो आपकी काफ़ी जो है हाँ हेल्प करने वाले हैं आपके अपकमिंग एग्जाम आरआरबी के अंदर, जहाँ पे आरआरबी के बेसिस के ऊपर ही जो है स्पेशल 50 मॉडल टेस्ट प्लान जो है हमने यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, तो इस टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई भी आपकी क्वेरी हो, ठीक है, तो डायरेक्ट आप हमारे सपोर्टिव नंबर पे कॉल और मैसेज कर सकते हैं। हमारा सपोर्टिव नंबर है 9588856774। ठीक है, तो आप 24/7 जब आप चाहो आप जो है हमें कॉल बैक कर सकते हो किसी भी प्रकार की हमारी ऐप से रिगार्डिंग किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के लिए। आरएनसीसी आपके लिए हमेशा तैयार है। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना। 80-year-old patient with low serum albumin is prescribed a standard dose of a water-soluble opioid. The nurse should be vigilant for which potential outcome? तो देखिए एक 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है जिसमें क्या हुआ है, लो सीरम एल्बुमिन वहाँ पे आप उसको प्रिस्क्राइब किया गया है। स्टैंडर्ड डोज यहाँ पे उसको दी जा रही है वाटर सोल्यूबल ओपियोइड की। लो सीरम एल्बुमिन है, ठीक है, जिसको प्रिस्क्राइब किया गया है स्टैंडर्ड डोज ऑफ वाटर सोल्यूबल ओपियोइड। द नर्स शुड बी विजिलेंट फॉर विच पोटेंशियल आउटकम, नर्स यहाँ पे जो है कौन से पोटेंशियल आउटकम के लिए वो रेडी रहेगी। डिक्रीज ड्रग इफेक्टिवनेस ड्यू टू रैपिड मेटाबॉलिज्म, इंक्रीज रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, डिले ऑनसेट ऑफ एक्शन ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस एनाल्जेसिक इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर? काफ़ी अच्छा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है आपके अपकमिंग नोट सेट एग्जाम्स के लिए भी ये। तो देखो है क्या यहाँ पे, देखो पेशेंट में यहाँ पे क्या है, सबसे पहली बात तो 80 ईयर ओल्ड पेशेंट है, मतलब पेशेंट कैसा है, ओल्ड पेशेंट है। इसके अलावा पेशेंट में कंडीशन कैसी है, पेशेंट में कंडीशन है लो सीरम एल्बुमिन की। ठीक है, ओल्ड पेशेंट है प्लस लो सीरम एल्बुमिन आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो ये जो लो सीरम एल्बुमिन है, ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग्स होती है, ठीक है, वो मेजरली जो है बाइंड होती है किसके साथ में, ठीक है, सो बहुत सारी ड्रग कुछ ऐसी है जो मेजरली बाइंड होती है किसके साथ में, प्रोटीन के साथ में। ठीक है, बहुत सारी ड्रग ऐसी है जो प्रोटीन के साथ में बाउंड होती है। अब जब पहले से पेशेंट में क्या है, लो सीरम एल्बुमिन प्रोटीन है, ठीक है, तो लो एल्बुमिन होने की वजह से जो ड्रग है वो एक्टिवली, ठीक है, एक्टिवली वो क्या करेगी, सर्कुलेट करेगी ब्लड के अंदर। क्योंकि प्रोटीन यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से ड्रग का जो है प्रॉपर तरीके से बाइंडिंग नहीं होगा, बाइंडिंग नहीं होगा तो जो ड्रग है वो फ्रीली यहाँ पे क्या करेगी, मूव करेगी, सर्कुलेट करेगी ब्लड में, जिसकी वजह से एक तो जो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डोज दे रहे हैं वहाँ पर भी इसकी जो हम कहें कि भाई इसका जो डोज है वो भी यहाँ पे पेशेंट में बढ़ जाएगी, क्योंकि पहले से ही जो है एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, और हम यहाँ पे स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड डोज देंगे, थेरेपेटिक डोज देंगे, बट इस पेशेंट के लिए जो है वो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेवल बढ़ता ही जा रहा है उस ड्रग का। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इस ड्रग से रिलेटेड जो इसके साइड इफेक्ट्स है वो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, आपको टॉक्सिसिटी भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो नर्स यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल आउटकम के लिए विजिलेंट रहेगी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज्ड रिस्क फॉर साइड इफेक्ट ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग, और फ्री ड्रग हम समझ गए। ठीक है, कि किस प्रकार से जो आपको यहाँ पे फ्री ड्रग देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, ओल्डर एडल्ट को पेन
पेन के लिए, ठीक है, मतलब पेन से फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पेन इन ओल्डर एडल्ट्स। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी कंपोजिशन। तो बॉडी कंपोजिशन फिजियोलॉजिकल चेंजेस हर पर्सन में अब आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कुछ में जो है मसल मास डिक्रीज रहता रहेगा, तो किसी के अंदर जो है फैट जो है आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी। इनकी वजह से मेडिकेशन के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, मेडिकेशन पे कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जब ऐसा आपको यहाँ पे कुछ सिनेरियो देके एग्जामिनर पूछे तो वहाँ पे आपको देखना है कि ड्रग का जो है क्या रहेगा, कंसंट्रेशन हायर रहेगा, और ड्रग्स कौन सी रहेगी, वाटर सोल्यूबल ड्रग्स। सेकेंडली, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में फॉर एग्जांपल लो सीरम एल्बुमिन, तो लो सीरम एल्बुमिन की वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, मोर फ्री या फिर एक्टिव ड्रग जिनका एब्जॉर्प्शन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा रहेगा, ठीक है, वो यहाँ पे क्या रहेगी, अवेलेबल रहेगी, जिससे कि एक तो टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, साइड इफेक्ट बढ़ेगा। नेक्स्ट, ऑर्गन फंक्शन। ऑर्गन फंक्शन से हम क्या समझ सकते हैं, डिक्रीज लीवर एंड रीनल फंक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगा मेटाबॉलिज्म, और क्या होगा, रिड्यूस होगा ड्रग का एक्सक्रिएशन। लास्ट जो फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करेगा ड्रग्स को ओल्डर एडल्ट में, वो है स्किन। स्किन से आप क्या समझ सकते हो, स्किन कैसी होगी, थिनर और लेस इलास्टिक अगर है, उस केस में क्या देखने को मिलेगा, अफेक्ट करेगा एब्जॉर्प्शन को, ठीक है। कौन सा एब्जॉर्प्शन, टॉपिकल एनाल्जेसिक्स हम लगाएंगे अगर, तो इसके एब्जॉर्प्शन को क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा। तो देखो, जब ऐसे कुछ कंडीशन हो तो हमें जो है इन सब चीज़ों का नाम, इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या करना होगा, आंसर करना होगा। यहाँ पे अपना आंसर रहेगा इंक्रीज रिस्क फॉर साइड इफेक्ट ड्यू टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ड्रग। नेक्स्ट एमसीक्यू, a patient with a history of chronic alcoholism is admitted to the hospital. During the assessment, the nurse noted hyperactive deep tendon reflex, muscle cramps, and positive Vostek sign. The clinical findings are most indicative of which electrolyte imbalance. तो ये जो क्लिनिकल फाइंडिंग है वो मोस्ट इंडिकेटिव है कौन से इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस के लिए हो, क्या रहा है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म वो कर रहा था, अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, नर्स असेसमेंट किया, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स है, मसल क्रैम्प्स आ रहे हैं, पॉजिटिव वॉस्टेक साइन है, ठीक है। तो कौन सा कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपर कैलेमिया और हाइपोनेट्रीमिया। क्या रहेगा अपना यहाँ पे आंसर। तो देखो, ऐसे एमसीक्यूज एग्जाम में आते रहते हैं, चाहे इन टॉपिक्स में से आओ, चाहे इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। 100% आपको एक एग्जाम, हर एग्जाम के अंदर आपको एक एमसीक्यू जो है इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो आपके टॉपिक में ध्यान रख लो, आपको जो है इलेक्ट्रोलाइट का टॉपिक तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पेशेंट में क्लिनिकल प्रेजेंटेशन दी है, पेशेंट किसका है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का पेशेंट है। पेशेंट किसका है, क्रोनिक एल्कोहलिज्म का है, प्लस और क्या इसमें देखने को मिल रहा है, नोट हमने, नर्स ने क्या नोट किया, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स, मतलब न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी है, मतलब हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स है, क्रैम्प्स है, वोस्टेक साइन है, ठीक है। और ये यहाँ पे क्रोनिक एल्कोहलिज्म के अंदर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा बेस्ट आंसर अपना क्या जाएगा, हाइपोमैग्नीसीमिया।
ऑप्शन बी जो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म का जो पढ़ते हैं, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म के केस में आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, जो अल्कोहल की वजह से एक तो मैग्नीशियम का इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है, साथ में यूरिनरी एक्सक्रीशन जो है अल्कोहलिज्म के साथ में, अल्कोहल के साथ में बढ़ जाता है। ठीक है, तो क्रोनिक एल्कोहलिज्म की वजह से आपका प्राइमरी कॉज क्या रहता है, हाइपोमैग्नीसियमिया। न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, तो लो मैग्नीशियम लेवल जो होता है, लिख लीजिए, लो मैग्नीशियम लेवल जो होता है वो क्या करता है, एक्साइट करता है। ठीक है, या फिर मैं कहूँ एक्साइट की जगह पे लो मैग्नीशियम लेवल इंक्रीज एसिटाइलकोलिन रिलीज। ठीक है, नोट है ये या फिर एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम का लेवल कम होगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, मसल क्रैम्प्स। ठीक है, हाइपर एक्टिव डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव वोस्टेक साइन। ठीक है, और ट्रोजियस साउंड एज वेल एज, तो ये सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो हाइपोमैग्नीसियमिया की वजह से हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस आपको देखने को मिलेंगे। हाइपर कैल्सीमिया, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया में रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हो जाते हैं कम। ठीक है, डिमिनिश रिफ्लेक्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, लेथार्जी हो जाएगी, मसल वीकनेस हो जाएगा, ऐसा फीचर। नेक्स्ट देखिए हाइपर कैलेमिया। हाइपर कैलेमिया के अंदर जो है मसल वीकनेस देखने को मिलेगा, या फिर मैं कहूँ बायलेटरल मसल वीकनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, और क्या देखने को मिल सकता है, तो फ्लैसिड पैरालिसिस। नेक्स्ट हाइपोनेट्रीमिया। हाइपोनेट्रीमिया में कंफ्यूजन, लेथार्जी, और क्या देखने को मिलेगा, सीजर। ठीक है, इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना। सीजर क्यों आएगा पेशेंट में, हाइपोनेट्रीमिया है, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, सेरेब्रल एडिमा। इसकी वजह से सीजर आने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन हम क्या क्या करेंगे, तो देखो नर्सिंग इंटरवेंशन करना है यहाँ पे। तो देखो पेशेंट में क्या हो रहा है, ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम की वजह से, मैग्नीशियम में क्या हो रहा है, न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी हो रही है, तो आपको ध्यान देना है, सीजर प्रिकॉशन पे रखना है पेशेंट को। ठीक है, सीजर प्रिकॉशन का ध्यान रखना है। सेकंड, कार्डियक मॉनिटरिंग करनी है। एंड थर्ड क्या करना है, ठीक है, जो भी मैग्नीशियम का यहाँ पे जो है कमी हुई थी उसको रिप्लेस करना है। ठीक है, आईवी मैग्नीशियम यहाँ पे आपको देनी है। और जब रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं तब आपको असेस करना है डीप टेंडन रिफ्लेक्स को, क्योंकि हाइपर मैग्नीशियमिया के अंदर क्या होता है, लॉस हो जाते हैं डीप टेंडन रिफ्लेक्स। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, हमें ध्यान में रखते हुए अपने क्या करना है, आंसर करना है और पेशेंट की केयर करनी है। नेक्स्ट एमसीक्यू, इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आरएनसीसी नर्सिंग कोचिंग का जो ऑफिशियल ऐप है वहाँ पे, ठीक है, लास्ट 6 ईयर से हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज आप सबको जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको अभी जो रिसेंट एग्जाम आपका होने वाला है आरएमएल एग्जाम, उसके लिए स्पेशल 30 मॉडल टेस्ट पेपर प्लान जो है अपना यहाँ पे लॉन्च किया गया है, जहाँ पे 20 टेस्ट एज डेली टू लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, प्लस 10 सेव टेस्ट एज पर आरएमएल एग्जाम पैटर्न के ऊपर आपको यहाँ पे टोटल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ में, जैसा आरएमएल का एग्जाम का पैटर्न है वैसा आपको जो है टेस्ट का एक्सपीरियंस करने को मिलेगा आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, तो इसी के इसके रिगार्डिंग आपकी जो भी क्वेरीज हो वो आप हमें जो है कॉल और मैसेज कर सकते हो 24/7। ठीक है, 9588856774 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। A nurse is caring for a patient on the second post-operative day after mastectomy. The patient is reporting pain rated 7 to 10 at the incision site. Which nursing intervention is most appropriate to manage the patient's pain effectively? देखिए नर्स एक पेशेंट की केयर कर रही है जिसमें क्या है, सेकंड पोस्ट ऑपरेटिव डे है,
क्या किया गया था, उसमें मैस्टेक्टोमी परफॉर्म की गई थी। पेशेंट जो है रिपोर्ट करता है 7 रेटिंग को आउट ऑफ 10 एट द इंसिजन साइट। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू मैनेज द पेशेंट्स पेन इफेक्टिवली। तो कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा पेशेंट के पेन को मैनेज करने के लिए। एनकरेज द पेशेंट टू वेट अंटिल द पेन इज सीवियर बिफोर रिक्वेस्टिंग मेडिकेशन। Administer the prescribed analgesic and reposition the patient in a semi-forward position. Instruct the patient to begin aggressive range of motion exercise to distract from the pain. Explain that significant pain is expected and will subside on its own in a few days. तो पोस्ट मैस्टेक्टोमी पेशेंट को पेन हो रहा है, वो भी 7 आउट ऑफ 10। तो नर्सिंग इंटरवेंशन कौन सा रहेगा जो मैनेज करेगा पेशेंट के पेन को? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो देखो, मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा एडमिनिस्टर करना जो आपको प्रिस्क्राइब एनाल्जेसिक है उसका, और रीपोजिशन करना पेशेंट को किसमें, सेमी फॉलर पोजीशन पे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो देखो, पेन मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करना है, तो पेन की जो रेटिंग है वो 7 आउट ऑफ 10 है, जो इंडिकेट करता है पेशेंट को सिग्निफिकेंट पेन हो रहा है। ठीक है, जिसके लिए हमें काम में लेना पड़ेगा फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन एज वेल एज, ठीक है, कंफर्ट पोजीशन। ठीक है, ताकि उसका जो फिजियोलॉजिकल सोर्स ऑफ पेन है उसको हम क्या कर सकें, एलिवेट कर सकें या फिर मैनेज कर सकें। ठीक है, तो पेन मैनेजमेंट के लिए फार्मेकोलॉजिकल इंटरवेंशन। सेकंड, पोजीशन। तो देखो, पोजीशन देना है पेशेंट को, वो देना है सेमी फॉलर पोजीशन। ठीक है, तो हेड ऑफ द बेड को क्या करना है, एलिवेट करना है। अब सेमी फॉलर से ऐसा क्या होगा, देखो सेमी फॉलर पोजीशन देने से क्या होगा, ऐसा सेमी फॉलर से क्या होगा, प्रॉपर लंग एक्सपांशन होगा। प्लस क्या मिलेगा पेशेंट को, कंफर्ट प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं साथ में, और हम क्या कर सकते हैं, जो जिस साइड के जिधर मास्टेक्टोमी हुई है उधर की हमें आर्म को क्या कर देना है, एलिवेट करना है। पिलो पे हम यहाँ पे जो है आर्म को प्लेस कर सकते हैं ताकि प्रॉपर तरीके से वेनस रिटर्न हो, एडिमा कम हो, साथ में टेंशन भी जो है डिक्रीज हो सर्जिकल इंसिजन साइट पे। ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे धीरे धीरे जो है पेन रिलीफ के अंदर क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो पोस्ट मैस्टेक्टोमी नर्सिंग केयर हमें क्या देनी है, ये आपका टॉपिक है, इससे आपको एमसीक्यू बना था ये। पोस्ट मैस्टेक्टोमी नर्सिंग केयर। तो पोस्ट मैस्टेक्टोमी नर्सिंग केयर हम हमें यहाँ पे देनी है। तो फर्स्ट वन क्या है, पोजिशनिंग। पोजिशनिंग पेशेंट को प्रोवाइड करनी है, कौन से प्रोवाइड करोगे, तो देखो हर लाइन में एमसीक्यू रहेगा आपका, सेमी फॉलर। ठीक है, इसके अलावा जो अफेक्टेड आर्म है उसको हमें प्लेस करना है पिलो पे, जिससे क्या होगा, वेनस ड्रेनेज इंप्रूव होगा। साथ में रिड्यूस होगा एडिमा, रिड्यूस होगा टेंशन ऑन सूचर साइट, जिसकी वजह से पेन कम होगा। सेकेंड इंटरवेंशन हम क्या कर सकते हैं, पेन कंट्रोल। पेन कंट्रोल के हमें क्या करना है कि एडमिनिस्टर करना है एनाल्जेसिक को। एडमिशन एनाल्जेसिक 30 मिनट बिफोर एक्सरसाइज। ठीक है, और नीडेड, जब नीड हो, पेन हो रहा है पेशेंट को, तभी हम एनालिसिस दे सकते हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज करवानी है उससे पहले 30 मिनट पहले आपको क्या करना है, पेन पेशेंट को जो है मेडिकेशन देनी है। तो हमें वेट नहीं करना है पेशेंट में कि भाई पेन जब बढ़ेगा तभी हम जो है करेंगे। थर्ड थिंग क्या है, एक्सरसाइज। तो प्रॉपर तरीके से हमें एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है, तो इनिशियली हमें क्या करना है, जेंटल एक्सरसाइज करवाना है। ठीक है, जेंटली आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करवानी है उसको, ऐसे नहीं कि जो है विग्रेसली आप एक्सरसाइज करोगे। ठीक है, एग्रेसिव मूवमेंट को आपको यहाँ पे होल्ड कर देना है। ठीक है, और रेसिस्टेंट जब आने लगे, ठीक है, तब आपको क्या कर देना है, एक्सरसाइज को स्टॉप कर देना है। ऐसे नहीं कि रेसिस्टेंस मिल रहा है उसके बाद भी जो एक्सरसाइज करवाते रहना है। ठीक है, पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करोगे आप यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में एक्टिव भी शुरू कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन बचता है सेफ्टी।
सेफ्टी का भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। जिस आर्म में, जो भी अफेक्टेड आर्म है, वहाँ से आपको ब्लड प्रेशर आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, वहाँ पे किसी प्रकार का इंजेक्शन नहीं लगाना है, ना वहाँ से कोई सैंपल कलेक्ट करना है, ठीक है, एटसेट्रा। तो सेफ्टी का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो पोस्ट मेस्टेक्टोमी नर्सिंग केयर आप क्या दोगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू। A patient is being prepared for emergency surgery following a traumatic injury. A preoperative blood test revealed a platelet count of 75,000 mm per cube. The nurse recognized that the patient is at an increased risk for which complication? तो देखिए, पेशेंट जो है उसको प्रिपेयर किया जा रहा है इमरजेंसी सर्जरी के लिए, ठीक है। और हुआ क्या, उसमें ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से। तो प्री ऑपरेटिव ब्लड टेस्ट हमने करवाया और वो उसमें आपको मिला प्लेटलेट काउंट जो है 75,000 mm³ है। नर्स रिकॉग्नाइज दैट दिस पेशेंट इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ विच कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पे कौन सी कॉम्प्लिकेशन की रिस्क यहाँ पे इंक्रीज रहेगी? नर्स कौन सी कॉम्प्लिकेशन को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगी? इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, ब्लीडिंग और डिहाइड्रेशन। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लेबोरेटरी रिजल्ट के बारे में। लेबोरेटरी रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिल रहा है। ठीक है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसका मतलब होता है लो प्लेटलेट काउंट। तो नॉर्मल काउंट कितना होता है? 4 लाख mm³, ठीक है, ये रहता है नॉर्मल प्लेटलेट काउंट। तो पेशेंट की वैल्यू है 75,000, इसका मतलब बिलो नॉर्मल रेंज है। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंट क्या रहेगा कि बॉडी की एबिलिटी जो होती है क्लॉट बनाने की, वो यहाँ पे क्या हो गया है? इम्पेयरमेंट हो गया है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका यहाँ पे? सॉरी, किसकी रिस्क बढ़ जाएगी यहाँ पे? ब्लीडिंग की जो है रिस्क, वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो इट कैन लीड टू एन इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग और आफ्टर सर्जरी, ठीक है। ब्लीडिंग यहाँ पे रिस्क बढ़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो 40,000 है, इसका मतलब लेस देन, अब नॉर्मल है, लेस देन नॉर्मल से अगर कम रहेगा तो ब्लीडिंग रिस्क बढ़ती है। और अगर मोर देन 4 लाख हो तो इस कंडीशन में क्या रहता है? हाई है, इसका मतलब इंक्रीज रिस्क फॉर क्लॉटिंग, या फिर ब्लड क्लॉट की रिस्क बढ़ जाएगी। सो इजी एमसीक्यू था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू। A parent asked the nurse about the criteria for considering a tonsillectomy for their child who suffer from recurrent tonsillitis. What is the minimum number of episodes within a year that would typically warrant consideration for this procedure? तो देखिए, एक पेशेंट के पेरेंट है जो अब बात कर रहे हैं नर्स से कि भाई क्राइटेरिया क्या है, हमें कब जो है टॉन्सिलेक्टोमी कंसिडर करनी चाहिए एक बच्चे के लिए जो कि सफ़र होता है रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस से। सो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ एपिसोड, मतलब कितने मिनिमम नंबर ऑफ एपिसोड होने चाहिए एक साल में, ठीक है, टॉन्सिलाइटिस के, जो वार्न करते हैं कि हाँ, हम अब जो है इस प्रोसीजर के लिए जा सकते हैं। 1 to 2 एपिसोड, 3 to 4 एपिसोड, मोर देन 5 to 6 एपिसोड और मोर देन 10 एपिसोड। तो देखो, पीडियाट्रिक क्लिनिकल गाइडलाइन जो होती है टॉन्सिलेक्टोमी के लिए, वो टिपिकली कंसीडर की जाती है मोर देन 5 to 6 एपिसोड अगर पर ईयर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं टॉन्सिलाइटिस के, तो उसे हम कहते हैं रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस। और इस केस में हम क्या करवा सकते हैं? टॉन्सिलेक्टोमी के लिए आप यहाँ पे आगे जा सकते हो, फर्दर जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका मैनेजमेंट के लिए मेडिकल थेरेपी जो है इनफ नहीं होगी, इस कंडीशन में हमें टॉन्सिलेक्टोमी करवानी पड़ सकती है। तो देखो, इंडिकेशन कैटेगरी,
इंडिकेशन में सबसे पहले रिकरेंट इन्फेक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, इतना रिकरेंट होना चाहिए, सो मोर देन 5 to 6 एपिसोड्स पर ईयर। इसका टॉन्सिलेक्टोमी के लिए, टॉन्सिलाइटिस का। सेकंड है एब्सेस। अगर वहाँ पे एब्सेस मिल रहा हो तो हमें कब टॉन्सिलेक्टोमी करवानी है, तो अगर एब्सेस की हिस्ट्री हो, हिस्ट्री ऑफ पेरीटॉन्सिलर एब्सेस, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है जा सकते हो। और अभी भी करंट करंट एब्सेस हो और पहले भी हिस्ट्री रह चुकी है पेरीटॉन्सिलर एब्सेस की, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। नेक्स्ट, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, इस केस में आप जो है टॉन्सिलेक्टोमी करा सकते हो, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के केस में क्या होता है, हाइपरट्रोफी होती है टॉन्सिल की। नेक्स्ट एंड लास्ट बचता है आपका अदर सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स, और इसमें क्या क्या आता है, कोई किसी प्रकार की मैलिग्नेंसी हो तब भी क्या करवा सकते हो आप, यहाँ पे टॉन्सिलेक्टोमी परफॉर्म करवा सकते हो। सो मेडिकल मैनेजमेंट में आप यहाँ पे क्या दोगे, टॉन्सिलाइटिस होता है तो मेडिकल मैनेजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन आप यहाँ पे देनी होगी, और जो भी सपोर्टिव केयर है, गार्गल्स वगैरह वार्म वाटर से, वो आपको यहाँ पे लेनी होगी फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टॉन्सिलाइटिस। सर्जिकल कंसिडरेशन में आपको जो है बता दिया है क्या क्या इंडिकेशन में कर सकते हैं, इनके क्या क्या क्राइटेरिया है। यहाँ से अब अगर एग्जामिनर कैसे भी करके आपको एमसीक्यू पूछे तो आप इजीली इसका आप जो है आंसर कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि अब आपको इस टॉपिक में से कोई किसी प्रकार की कन्फ्यूजन होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 70-year-old patient with long-standing, slowly progression atherosclerosis developed sign of cardiac failure. The nurse recognized that this is likely due to which long-term consequence of the disease. एक 70-year-old पेशेंट है, लॉन्ग स्टैंडिंग, उसमें जो है धीरे धीरे क्या होने लगा, एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे जो है डेवलप हो गया। ठीक है, जो कि साइन है किसका, कार्डियक फेलियर का। तो नर्स रिकॉग्नाइज करती है दैट दिस इज लाइकली ड्यू टू विच लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस ऑफ द डिजीज। तो ये जो है कंडीशन क्यों डेवलप हुई है, कौन सी डिजीज के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सडन डेवलपमेंट ऑफ ए लार्ज कोरोनरी थ्रम्बस, डेवलपमेंट ऑफ रॉब्स्ट कोलेटरल सर्कुलेशन, द स्क्लेरोटिक प्रोसेस आउटपेसिंग द कोलेटरल ब्लड सप्लाई, या फिर सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन ब्लड विस्कोसिटी। तो देखिए क्या आंसर रहेगा। तो देखो सबसे पहले रेशनल की अगर हम बात करते हैं तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो वहाँ पे जो है स्क्लेरोटिक प्रोसेस होगी, आउटपेसिंग करेगी, कोलेटरल ब्लड सप्लाई यहाँ पे बनती हुई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो देखो कोलेटरल सर्कुलेशन जो है यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगा ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई जो है, सॉरी, ठीक है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे इसको हम समझेंगे। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई यहाँ पे कम हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी ने इसको कंपनसेट करने के लिए क्या किया, कोलेटरल ब्लड सप्लाई को यहाँ पे काम में लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, बट धीरे धीरे 70-year-old पेशेंट है तो धीरे धीरे स्लोली प्रोग्रेशन करते हुए एथेरोस्क्लेरोसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया, एथेरोस्क्लेरोसिस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि ये जो यहाँ पे कोलेटरल सर्कुलेशन जो बना हुआ था, ये भी अब इनफ नहीं है, ये भी अब इनफ नहीं है। इस एथेरोस्क्लेरोसिस से होने वाले साइन सिम्टम से आपको प्रिवेंट नहीं कर सकता, या फिर मैं कहूँ एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से जो एक्यूट इवेंट हो रहा है, कार्डियक फेलियर के जैसा साइन सिम्टम यहाँ पे डेवलप हो रहा है, तो इसको अब जो है ये हटा नहीं सकता है। ठीक है, तो इसकी वजह ये क्यों हुआ ऐसा कि द स्क्लेरोटिक प्रोसेस आउट पेसिंग द कोलेटरल ब्लड सप्लाई, की जो यहाँ पे स्क्लेरोटिक हो रहा है, ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस यहाँ पे बन रहा है, ये जो इतना सीवियर हो गया है कि ये जो है
कोलेटरल ब्लड सर्कुलेशन जो हुआ था उसको भी यहाँ पे क्या कर रहा है, आउटपेसिंग कर रहा है, ठीक है। ये भी इसकी बियॉन्ड द लिमिट जो है चला गया है, कोलेटरल सर्कुलेशन अब इसको कंपनसेट नहीं कर सकता है। यही रीज़न है कि यहाँ पे इस पर्सन में किसका साइन डेवलप हो रहा है, कार्डियक फेलियर का साइन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब हार्ट मसल, आपकी हार्ट मसल को तो जो है कॉन्स्टेंटली जो है उसको ब्लड सप्लाई चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन रिच सप्लाई चाहिए, तो वहाँ पे जो है मेन आर्टरीज है, ठीक है, तो वो उसको जो प्रोवाइड करवा रही थी, भले वो जो है कोलेटरल सर्कुलेशन बना के प्रोवाइड करवा रही थी, बट धीरे धीरे मसल जो है सीवियरली यहाँ पे इन्फ्लाम होती गई, अथेरोस्क्लेरोसिस वहाँ पे बढ़ता गया, जिसकी वजह से इस्चेमिक हार्ट डिजीज आपको यहाँ पे डेवलप होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है। या फिर मैं कहूँ क्रोनिक इस्चेमिक हार्ट डिजीज या फिर कार्डियक फेलियर की कंडीशन आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, a 55-year-old male 2 days post abdominal surgery is diagnosed with an acute deep vein thrombosis in his right leg and has been started on heparin infusion. Which nursing intervention is priority in his immediate care plan? तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है प्रायोरिटी रहेगी यहाँ पे इसके इमीडिएट केयर प्लान के लिए। ये 55-year-old मेल है, 2 दिन हुए हैं वहाँ पे पोस्ट एब्डोमिनल सर्जरी में, डायग्नोस हुआ है वो एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए। इन हिज राइट लेग हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन हेपेरिन इन्फ्यूजन, उसको जो है हेपेरिन इन्फ्यूजन स्टार्ट किया गया है। तो कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो है प्रायोरिटी रहेगी इमीडिएट केयर प्लान के लिए। एनकरेजिंग विग्रस लेग एक्सरसाइज टू इम्प्रूव सर्कुलेशन, मसाज द काफ फैमिली टू एलिवेट पेन एंड स्वेलिंग, मेंटेन बेड रेस्ट विद ए अफेक्टेड लेग एलिवेट, अप्लाइंग ए कोल्ड कंप्रेस टू द अफेक्टेड लेग टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन। क्या रहेगा अपने यहाँ पे आंसर, किस तरीके से यहाँ पे जो है नर्स जो है इमीडिएट प्रायोरिटी केयर यहाँ पे जो है इंटरवेन करेगी। तो देखो बेस्ट आंसर क्या रहेगा आपका, मेंटेन करना बेड रेस्ट को, ठीक है। अफेक्टेड लेग को आपको क्या करना है, एलिवेट करना, बेड रेस्ट को आपको क्या करना है, मेंटेन करना। तो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर द पेशेंट विद एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस इज टू मेंटेन बेड रेस्ट एंड एलिवेट द अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ओके, अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस होगी स्वेलिंग, रिड्यूस होगा वेनस प्रेशर, ठीक है। इसकी वजह से जो थ्रम्बस का जो डिस्लोजमेंट है एक जगह से अलग एम्बोलिज्म बनने का, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एम्बोलिज्म वो नहीं बनेगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म आगे जाके वो फर्दर कन्वर्ट नहीं करेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू ये जो बनेगा आपका, ये टॉपिक है आपका, वो है नर्सिंग इंटरवेंशन। नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। तो नर्सिंग इंटरवेंशन जो है वो क्या रहेगा फॉर एक्यूट डीप वेन थ्रोम्बोसिस। फर्स्ट वन जो है मेंटेन बेड रेस्ट। देखो मैं प्रायोरिटी के साथ ही हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा आपके, जैसे एमसीक्यू बना था, सो मेंटेन बेड रेस्ट। तो देखो बेड रेस्ट को हमें मेंटेन करना है ताकि डिस्लोजमेंट से हम क्या कर सकें, प्रिवेंशन कर सकें। नेक्स्ट, अफेक्टेड लेग को क्या करना है, एलिवेट रखना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, एडमिनिस्टर करना है एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का चॉइस यहाँ पे क्या रहेगा, हेपेरिन। इसके अलावा नेक्स्ट हमें क्या करना है, मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग। हेपेरिन चल रहा है, क्लाइंट को मॉनिटर करोगे किसके लिए, ब्लीडिंग के लिए। नेक्स्ट, अवॉइड मसाज। मसाज आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो ये कुछ कॉमन कंडीशन है, मसाज करने से क्या होगा, डिस्लोजमेंट होगा और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। तो यहाँ पे इस एमसीक्यू में अपना करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, सो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। तो क्वेश्चन से रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरीज हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं। बाकी सेशन अच्छा लगा हो तो आपको जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, ठीक है। उससे हमें जो है एक तो ग्रोथ करने में हेल्प मिलती है, बाकी हमें जो है आपका फीडबैक भी मिलेगा। आप कमेंट्स वगैरह करोगे कि भाई क्या
टॉपिक पे आपको जो है नेक्स्ट क्लास चाहिए, या फिर जो है कैसा आपको जो है कुछ वीडियो में और कुछ चीज़ें ऐड करनी है, लाइक कुछ एमसीक्यू में एक्सप्लेनेशन चाहिए, या फिर जो भी आपकी क्वेरीज हो वो आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। बाकी हमारी जो टेस्ट सीरीज है उनके ऊपर आप ज़रूर फोकस कर सकते हैं, ठीक है। हाई यील्ड एमसीक्यूज हमने अपने टेस्ट सीरीज के अंदर रखे गए हैं, जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है उन्हीं के अकॉर्डिंग, पेपर के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो सिलेबस रहता है उसके अकॉर्डिंग हमने हमारी टेस्ट सीरीज बनाई हुई है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।